बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो है पेटेंट है और ट्रेडमार्क है, वैट है और प्रोडक्ट की सोर्सिंग है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट फाइनल हो गई है। ठीक है ना। अब हमने प्रोडक्ट मिसाल के सर्च कर लिए और सारा कुछ हमने देख लिया कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। जो भी क्राइटेरिया आपको क्लाइंट ने दिया है या आपको कहीं से भी वो क्राइटेरिया मिला है। ठीक है। तो आपने सारे उसके फैक्टर चेक कर लिए, उसकी मिसाल के तौर पे रिव्यूज वगैरह देख लिए, रेवेन्यू देख लिया और रेटिंग्स देख ली। ठीक है ना। और उसके रिव्यूज वगैरह भी रीड कर लिए जो उसके अंदर थे। मिसाल के तौर पर लाइक्स डिसलाइक्स उसके देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए, मटेरियल चेक कर लिया, हर चीज चेक कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है लॉन्च से पहले। ठीक है ना। ये लॉन्च से पहले आप चीजों पे वाजिब होता है कि आप क्या चीज करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्लीज अपने माइक को म्यूट करें। अच्छा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो चीज चेक करते हैं उसका पेटेंट चेक करते हैं। दूसरी चीज जो आ जाती है उसका ट्रेडमार्क होता है, हम सबसे पहले ट्रेडमार्क करवाते हैं। ठीक है। और फिर वैट वैट वगैरह और जो बाकी चीजें हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसमें ट्रेडमार्क को देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क क्या चीज है? ट्रेडमार्क मिसाल के तौर पर किसी चीज को ओन करना या उसको अपने अंडर ले लेना। ठीक है ना। इसको ट्रेडमार्क कहते हैं। मिसाल है कि एक चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर ई एसेट्स अलीपुर है। ठीक है ना। ई एसेट्स अलीपुर को आप एक मिसाल के तौर पर ये इसको मैंने ट्रेडमार्क किया हुआ है। तो आप ट्रेड ई एसेट्स अलीपुर को जो है ना, कोई भी बंदा ई एसेट्स अलीपुर के अंडर काम नहीं कर सकता क्योंकि इसको मैंने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, ये मेरे नाम पे है सिर्फ। ठीक है। अगर आपने मिसाल के तौर पर एसेट्स का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ई एसेट्स अलीपुर को आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। या ई एसेट्स अगर मैं खाली ई एसेट्स पे करवा लूं तो आप ई एसेट्स का वर्ड या ई एसेट्स के अंडर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। वो मेरी अथॉरिटी है, वो मेरे नाम पे है, वो सारा कुछ मेरा ही है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते अपनी किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है। चाहे आपने कंपनी खोलनी हो या फिर कोई प्रोडक्ट मेरे नाम पे लॉन्च करनी हो, आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। मिसाल है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल टाइप्स होती है ट्रेडमार्क की। ठीक है ना। उसमें एक टेक्स्ट बेस्ड होता है ट्रेडमार्क और दूसरा होता है लोगो बेस्ड। हम मोस्टली हम दोनों ही कर लेते हैं, टेक्स्ट भी कर लेते हैं और लोगो भी कर लेते हैं। टेक्स्ट ये होता है सिंपल, जैसे ई एस एट्स अलीपुर कीवर्ड है। ठीक है ना। आपने कीवर्ड जैसे ई एस एट्स अलीपुर को इंग्लिश में टाइप करें ना, तो जो कीवर्ड बनते हैं उसके ऊपर वो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है ना। तो वो उन कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर मार्क कर देता है। ठीक है। और दूसरी चीज जो लोगो होता है, लोगो बेस्ड ट्रेडमार्क होता है, उसमें हम अपने लोगो को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं कि हमारे लोगों को कोई इस्तेमाल ना कर सके। हम मोस्टली तो हम दोनों को करवाते हैं कि ना हमारा कोई टेक्स्ट यूज करे ना हमारा कोई लोगो यूज कर सके। जैसे कोका कोला का ब्रांड है, उसका आप लोगो नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। आप उसका वैसे टेक्स्ट भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो एक इंटरनेशनली जो है ना वो ट्रेडमार्क है। ठीक है। इसमें जो हम ट्रेडमार्क करते हैं वो दो टाइप के करते हैं। ठीक है। इसमें हम वर्ल्ड वाइड करते हैं और दूसरा एक ही कंट्री में रहते हुए करते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड में ये है कि आप जब एक ट्रेडमार्क कर लेते हैं तो आप कहते हो कि मेरा ये ट्रेडमार्क जो है ना पूरी दुनिया में अप्लाई हो, मुझे पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन मिले इस चीज की। ठीक है ना। तो उसके लिए आप वर्ल्ड वाइड अप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है कि आप पाकिस्तान में बेच रहे हो तो आपने सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेडमार्क करवा लिया। ठीक है। तो पाकिस्तान में वो सिर्फ आपको पाकिस्तान की प्रोटेक्शन देगा, वो वर्ल्ड वाइड की प्रोटेक्शन नहीं देगा। जैसे कोक है या फिर दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रेडमार्क करवाया हो। ठीक है। तो ये भी है कि आप वर्ल्ड वाइड अगर आप अफोर्ड कर सकते तो वर्ल्ड वाइड करवा लें, अगर नहीं कर सकते तो आप इसको जो है ना अपनी कंट्री तक तो लाजमी महदूद करें। ठीक है। तो इसमें जो ट्रेडमार्क के हमको फायदे मिलते हैं वो एक तो ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है हमारी अमेजोन के ऊपर। ठीक है। और काफी सारी चीजें, काफी फीचर्स जो है ना, जैसे पीपीसी हो गई, ब्रांड एनालिटिक रिपोर्ट हो गई, और काफी सारी चीजें जो हमको ब्रांड रजिस्ट्री के बाद मिलती हैं। ठीक है। तो
सबसे पहले आपने ट्रेडमार्क करवा लेना है, उसके बाद आपने अमेज़न के कैटलॉग में जो है ना वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क की सजेशन के लिए यही होता है कि आप जो भी ब्रांड ओन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट आपका ब्रांड नेम हो, सॉरी ट्रेडमार्क हो या ब्रांड नेम, ठीक है ना। ट्रेडमार्क उसी के जो कीवर्ड है आपका प्रोडक्ट का, जो आप जिस निश में जाना चाह रहे हैं उसका कीवर्ड कम से कम लाजमी हो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप मिसाल के तौर पर अपने इसको कीवर्ड को ट्रेडमार्क करवा लेते हो ना साथ में, तो जब कोई बंदा आपकी लिस्टिंग में आपकी लिस्टिंग या खुद की लिस्टिंग कॉपी तैयार कर रहे हो, तो जिसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, या फिर बैक एंड सर्टर में वो डाल रहा होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो अगर वो यही लफ्ज जो मिसाल है कि हमने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, ठीक है, अगर वो वही कीवर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन में कहीं ऐड कर लेगा ना, तो हमारे पास फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फलां सेलर ने जो है ना आपका कीवर्ड इस्तेमाल किया, आपका ट्रेडमार्क यूज किया, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एक कॉपीराइट एक्ट जिसको कहते हैं वो हक होता है, हम उसको स्ट्राइक दे सकते हैं कि आपने हमारा कीवर्ड क्यों यूज किया है या हमारा ब्रांड नेम क्यों यूज किया है। इसका यही मेन रीजन होती है कि जब आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं उसमें अपने कीवर्ड को या अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड को लाजमी शामिल करें, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, और दूसरा ये है कि आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको आप यूएसपीटीओ से, मिसाल के तौर पर uspto.gov, ये यूएस के लिए है, और बाकी यूके के केस में भी आप यूके की वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसपीटीओ मशहूर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और बाकी आईपी एक्सेलरेटर एक प्रोग्राम है, अमेज़न का खुद का प्रोग्राम है, आप उसमें जाके वहां से एक एजेंट हायर करते हैं, तो वो भी आपको जो है ना वो ट्रेडमार्क जो है वेरिफिकेशन करवा देता है सारा, ठीक है। तो मैनुअल जो है यूएसपीटीओ में मैनुअल खुद एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद वो तकरीबन एप्लीकेशन नंबर तो हमको 25 दिनों में मिल जाता है, लेकिन अप्रूव्ड जो है ना ये 9 माह में होता है, ठीक है ना, तकरीबन 9 माह लग जाते हैं ट्रेडमार्क की जो है ना अप्रूव्ड होते हुए मार्केट में। 9 माह से बाजू का 1 साल भी लग जाता है। यूके में तकरीबन 2-3 माह लगते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आईपी एक्सेलरेटर से करते हैं और दूसरा आप मैनुअल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम मिसाल है कि एक प्रोडक्ट हमने पकड़ी हुई है, तो अब हम उसको चेक करते हैं कि आया कि ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज को। सॉरी, ये अब कैसे जाएगा यार। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड मार्क को खोल लेता हूँ, अगर मेरे पास इसकी यहाँ पे आप कोई भी मिसाल के तौर पे टाइप कर दें कीवर्ड, जैसे है कौन सा टाइप करें आप यहाँ पे। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। ये भी स्क्रीन शेयर कर दें। फिर आ रही होगी, ये कब से नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। ये अब हो रही है। हाँ आप हो रही है, ठीक। जी जी पहले भी अभी आ रही है। पहले भी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आपको। नहीं पहले नहीं हो रही थी, अभी शो होगी। अच्छा चलिए ठीक है, वो असल में मैंने स्लाइड में ये चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में ये अवेलेबल होगा शायद। ठीक है, अब हम ट्रेड मार्क पे आ गए हैं। अब हम मिसाल है कि हायर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हायर सर्च करें। अब देखते हैं कि ये वाला ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हायर को इन्होंने जो है ना लोगों से भी करवाया हुआ है, इसका मतलब कि ये कब से एक्टिव है, 2021 में, ये अभी चल रहा है, ठीक है ना। ये 2017 से एक्टिव है, हायर प्लस है, ये हायर 1 है, ठीक है ना। मिसाल है कि ये ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ये नाम अवेलेबल नहीं है जो हम कह रहे हैं, ठीक है। कोई और नाम आप मिसाल के तौर पर पकड़ लें, कोई ऐसा नाम जैसे जिसका नाम अवेलेबल ना हो। मैं रैंडमली कोई भी पकड़ देता हूँ। देखिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना।
तो आपने ऐसे ही रिसर्च करनी है। जो भी आप, मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेडमार्क का आइडिया नहीं होगा आपके पास, उसका कीवर्ड नहीं होगा, आप जाके वहां पे लोगो बनवा लें, ठीक है, लोगो बनवा के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग करवा लें, ठीक है ना। जब ब्रांडिंग करवा लेंगे आप वापस आएंगे ट्रेडमार्क करवाने के लिए, आपके पास वो नाम अवेलेबल नहीं होगा, वो ऑलरेडी कोई ले चुका होगा, ठीक है। प्रोडक्ट फाइनल करने के फौरन बाद आपने अपनी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड का नाम सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे चेक करते हैं आया कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो किसी और के पास है तो ठीक यही है कि आप अपना नाम चेंज कर लें, ठीक है। तो एक ये ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन के लिए भी आप यूएसपीटीओ के अंदर भी आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर जाके, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ट्रेडमार्क की एक सिंपल सी चीज है, जहाँ पे आप आके जो है ना सिंपली 2 मिनट में चेक कर लेते हैं कि इसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये थी। और दूसरी मेन चीज जो है ना, ये पेटेंट है, ठीक है। पेटेंट भाई क्या चीज है। पेटेंट मिसाल के तौर पर किसी, ये ट्रेडमार्क की तरह है लेकिन ये अलग सी चीज है, ठीक है। एक चीज को आप अपने अंडर ले लेते हैं, जैसे कि ओन करते हैं, या उसकी स्पेसिफिकेशन को, या उसके डिजाइन को, या उसके फंक्शन को ओन करते हैं, ठीक है। इसको पेटेंट कहते हैं। पेटेंट में दो या तीन तरह के पेटेंट होते हैं। मेनली हम दो पे ही काम कर रहे होते हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और दूसरा होता है डिजाइन पेटेंट, ठीक है। डिजाइन पेटेंट में पहले यूटिलिटी पेटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यूटिलिटी पेटेंट ये होता है कि आप किसी चीज के फंक्शन को पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। उस पे आप ऐसा कर लें कि उसको अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यूटिलिटी पेटेंट में ये होता है कि आप उसका फंक्शन जो है ना वो पेटेंट करते हैं। फंक्शन अपने नाम का बनाते हैं, या फिर ओन करते हैं उसका फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है कि आप फर्ज करें एक पेन है, ठीक है ना। एक पेन है जो लिखता है, ठीक है ना। वो लिखना उसका एक फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन आप कॉपी कर लेते हो उसका, ठीक है ना। तो यूटिलिटी पेटेंट में आप उसका फंक्शन मिसाल के तौर पर पेटेंट करवाते हो, या अपने नाम करवाते हो उसका फंक्शन। कोई भी बंदा, दूसरा बंदा जो पेन लिखता है मिसाल के तौर पर, अब वो उसमें डिफरेंट किस्म आ जाती हैं। फिर वो मिसाल है कि आपने कौन सी किस्म के पेन है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन वो पेन है जो जो आपने स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेस में आपने उसको एन किया है, ठीक है। अगर वो मिसाल है कि उसमें एक दफा पेटेंट हो गया है, कोई बंदा अगर वो राइटिंग के लिए पेन लेता है ना, तो वो पेन आपका हो, ठीक है। तो राइटिंग के लिए पेन आपका होगा। अगर कोई और बंदा वही राइटिंग वाला पेन सेल करेगा या वो पेन बनवाएगा, तो वो नहीं बनवा सकता। आप उस पे जाके केस कर सकते हो, ठीक है ना। केस कर सकते हो कि ये भाई मेरे नाम पे है, ये इसको मैंने पेटेंट करवाया हुआ है, ये मेरा वर्ल्ड वाइड पेटेंट भी होते हैं, और जो है ना वो कंट्री में जो होता है ना वहां पे भी पेटेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा बंदा इसको ना चला सके। तो ये यूटिलिटी पेटेंट की एग्जांपल है, ठीक है। तो कोई भी बंदा मिसाल के तौर पर उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकता है। जो फंक्शन आपने पेटेंट एक बार करवा लिया, उस फंक्शन को दूसरा बंदा नहीं यूज कर पाएगा। और दूसरा पेटेंट जो आ जाता है वो डिजाइन पेटेंट आ जाता है। डिजाइन पेटेंट में एक मिसाल है कि किसी चीज, कोई भी चीज है, जैसे एक चम्मच है फर्ज करें, चम्मच है, ठीक है ना। आप उस चम्मच का डिजाइन पेटेंट करवा लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा, आपका फर्ज करें कि आपका बिल्कुल क्लियर चम्मच है, उसमें कोई धारियां वगैरह नहीं बनी हुई, ठीक है। तो उसको मिसाल है कि आम बंदा जो है ना वो देख सके कि ये चीज डिफरेंट है उस चीज से, ठीक है। तो वो होता है डिजाइन पेटेंट। आप एक चीज का डिजाइन जाके पेटेंट करवा ले, तो उसका डिजाइन अपने नाम करवा ले, तो ये वाला डिजाइन कोई बंदा ना बेचे, ठीक है ना, ये सिर्फ मेरा डिजाइन है। तो उस सूरत के पेटेंट को, जो उस वाला जो वो वाला पेटेंट होता है वो डिजाइन पेटेंट होता है। किसी डिजाइन को अपने नाम करवा लेना वो डिजाइन पेटेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये चीज आपको दिखा देता हूँ, चेक कर लेते हैं जहां से हम पेटेंट चेक करते हैं। लेकिन पेटेंट आपने कभी खुद नहीं चेक करना, आपने प्रोफेशनल से किसी से चेक करवाना है। ये वैसी एक है कि आप एक आइडिया ले सकते हैं इससे ना। ये मशहूर है कि गूगल पेटेंट है, ठीक है।
ठीक है ना। ये एक पेटेंट की गूगल की ऑफिशियल ये है कि बनी हुई डोमेन है। यहाँ पे आप सिर्फ क्या कहें कि पेटेंट सर्च कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज सर्च करता हूँ, मिसाल है कि गार्लिक प्रेस, यहाँ पे सर्च करता हूँ। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज का। अच्छा, हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से ना। ये देखिए, ये डीई जो है ना, ये जर्मनी का है, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है ना, ये डब्ल्यू लिखा हुआ, ये वर्ल्ड वाइड है, जर्मनी का है ये। ठीक है ना, ये यूएस का है, यूएस में है ये सिर्फ। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, तो ये यूएस में है और जर्मनी में, और मेरे ख्याल में ये टीडब्ल्यू पता नहीं कौन सा है, ये यहाँ पे एक्सपायर हो गया, इसका मतलब है। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि पेटेंट दिखता कैसा है आखिर। ये आप देख रहे हैं, ये इस बंदे ने इसको पेटेंट करवाया, इसकी हर चीज पेटेंट करवाई है। ये देखिए, यहाँ पे जो कड़ा अंदर में झरियां लगी हुई है, मेरे ख्याल में उसको पेटेंट करवाया है। या अंदर कुछ जो स्लिम टाइप है उसको भी करवाया है। और ये देखें, इधर इधर वाली जगह पर को भी पेटेंट करवाया उसने। ठीक है ना, तो इसको पेटेंट कहते हैं। वो हर चीज, मिसाल है कि ये डिजाइन पेटेंट है। ठीक है ना, यूटिलिटी पेटेंट वो अलग होता है, ये डिजाइन पेटेंट में आ रहा है। ठीक है, यूटिलिटी पेटेंट भी बंदा करवा सकता है, लेकिन ये अभी डिजाइन पेटेंट में। तो ये क्लेम्स हैं, मिसाल है कि आपने क्लेम्स को पढ़ना होता है कि ये कौन कौन सी चीज पे क्लेम कर रहा है। ठीक है, आपने इसको डीपली जो है ना रिसर्च के दौरान आपने पढ़ लेना है कि इसने कौन कौन से क्लेम किए हुए हैं। ये देखें, द फूड प्रेस ऑफ क्लेम 1। ये देखें, अब मुझे पूरी इंग्लिश नहीं आती है, चलें आप पढ़ लेना फिर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये कब रजिस्टर्ड हुआ था? अब ये 2004 में रजिस्टर्ड हुआ था। ठीक है, ये अभी तक चल रहा है, एप्लीकेशन ग्रांटेड है 2006 से 2005 से। इसकी तकरीबन जो होती है ना अपना क्या कहते हैं एज होती है, वो 20 साल तक होती है। ठीक है ना, ये तकरीबन जब आप फाइल करते हैं, इसको फाइल होने में 2 साल लगते हैं, और इसकी एज तकरीबन 20 साल होती है। 10 साल के अंदर ये मिसाल के तौर पर फी रिलेटेड एक्सपायर होता है कि आप जब इसकी फी दे देते हैं ना, तो उसके बाद ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, ये रबर मेड का है, रबर मेड वालों ने इसको जो है ना ये करवाया हुआ है, पेटेंट करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये उनकी अथॉरिटी में है। ठीक है, सारी डिटेल इसके मुतालिक लिखी हुई है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें पेटेंट करवाई हुई हैं, कौन कौन से क्लेम्स हैं। अगर आप ये वाला डिज़ाइन मिसाल है सेम टू सेम यही चीज़ लॉन्च कर देंगे, तो वो क्लेम कर देंगे और अमेजोन जो है ना आपकी लिस्टिंग उड़ा देगा, आप कहीं भी इसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिसाल है कि डिज़ाइन पेटेंट है। एक और वेबसाइट्स भी हैं, इसमें मैंने मेंशन की हुई है, TMDN.org है और वर्ल्ड वाइड eSpace.net है। ये सारों का एक ही काम है। ठीक है, तो आप इनसे भी जो है ना इन वेबसाइट पे जाके भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो पेटेंट की लाइफ है वो तकरीबन लाइफ टाइम 20 ईयर होती है, 20 साल होता है तकरीबन जो यूएस में है। यूके के केस में तकरीबन 25 साल की एज होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको एक बार आपने चेक कर लेना सारा कुछ। ठीक है, पेटेंट लाजमी चेक करवाना है जो भी प्रोडक्ट हो। अगर पेटेंट निकल आया, जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है ना वो अब वैट और टैक्स की बात कर लेते हैं। वैट किस कहते हैं? अभी वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है ना, इसमें 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक सेल टैक्स होता है और एक होता है इनकम टैक्स। ठीक है ना, सेल टैक्स ये होता है कि मिसाल है कोई बंदा परचेज करता है तो उसको सेल टैक्स, बस हो गया। भी हम सेल टैक्स, प्लीज माइक को म्यूट कर दें। ठीक है, तो ये सेल टैक्स है। ठीक है ना, सेल टैक्स और इनकम टैक्स ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सेल टैक्स आप उस मार्केट को देते हो जहां पे आप मिसाल की सेलिंग कर रहे हो। इनकम टैक्स मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है या यूएस में रजिस्टर्ड है, या जहां कहीं भी रजिस्टर्ड है, आप सेल टैक्स वहां को दोगे। अगर आपकी इनकम मिसाल है कि आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है और आप बिजनेस कर रहे हो यूके में। ठीक है, यूके में आपने सेल टैक्स देना है और यूएस में आपने इनकम टैक्स देना है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे इसमें
जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं ना, यूके के सिलसिले में वैट आते हैं, वहाँ पे यूएस में तो इसको टैक्स के नाम से ही कहते हैं। यूके में मशहूर जो है ना वो वैट है, वीएटी, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स है। इसमें शुरू में जो है ना ये तकरीबन कोई 85,000 तक आप वैट फ्री होते हैं, वहाँ पे आपसे वैट नहीं चार्ज होता। उसके बाद फ्लैट रेट लगता है 7.5%, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2,30,000 पाउंड तक होता है, ठीक है। 2,30,000 पाउंड तक जब आप पहुंचते हो तो उसके बाद आपको फिर से 20% वैट लग जाता है। अगर आप वैट रजिस्टर नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप वैट रजिस्टर नहीं करते तो आपको शुरू में 20% वैट लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर हाँ वैट एग्जाम्पशन भी मिल जाती है वहाँ पे अमेजोन के सेल सेंटर में। आप जब आप मिसाल है कि यूके की कंपनी आपने बनाई है, आप वहाँ पे अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें कि हम अभी 85,000 के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, 85,000 के थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे तो वो आपको एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, वो वैट आपसे चार्ज नहीं करते। अगर आप 85,000 के थ्रेशोल्ड से ऊपर हो गए और आपने वैट रजिस्टर नहीं किया हुआ, वैट नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वो उस सिलसिले में आपसे 20% वैट चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिलसिला होते हैं, थोड़ा सा टैक्स का इशू होता है। ये आपने जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो यूके के सिलसिले में, आपने वैट को अपने सामने लाजमी रखना है, ठीक है ना। अगर आप वैट को मिसाल 20% वैट है और आपकी प्रोडक्ट का कोई हार्डली 30% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 20% वैट खा जाएगा, बाकी 10% बचेगा, वो एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा, सारा खामखा में ला सकेगा, ठीक है। तो ये है। अब जो अब वैसे तो अब ज्यादातर जो हो रहा है ना केसेस में, यूके के केसेस में हो रहा है, ठीक है। अब अमेजोन आपको सेलिंग की इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप वैट रजिस्टर नहीं है तो वो आपको कहेगा पहले आप वैट रजिस्टर करो तब भी मैं आपको यहाँ पे भेजने थे, ठीक है, वरना आप यहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। तो उस सिलसिले में अभी भी मेरे कुछ क्लाइंट्स के जो है ना वो अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं, सिर्फ यही वैट की इशू की वजह से। और ये बात भी है कि अगर आपका वैट यूके में रजिस्टर्ड है तो वो आपको यूरोप में जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यूके अब यूरोप से अलग हो गया। अगर आपका वैट यूरोप में है तो वो यूके वाले को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टर्म थी जो मैंने आपको बता दी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है। आपने पेटेंट चेक करवा लिया, आपने प्रोडक्ट देख ली, ठीक है ना, सारा कुछ आपने हर तरह से प्रोडक्ट को भी चेक कर लिया, ठीक है। तो अब मेन चीज आपकी सोर्सिंग होती है। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी चलेगी। इसका मतलब आपका बिजनेस फेलियर के चांसेस बहुत कम है। अगर आपकी सोर्सिंग खराब होगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे आगे जो है ना वो सेल कर सकें। जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस से फेल हो रहे होते हैं ना, तो वो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है ना वो सोर्सिंग का होता है, ठीक है ना। तो जितना आपकी अच्छी सोर्सिंग होगी, जितना अच्छी सोर्सिंग करेंगे, साफ ज़ाहिर है आपकी सोर्सिंग से ही प्रॉफिट निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने सोर्सिंग पे मेन काम आपका जो है ना 70 to 80% जो है ना आपकी सोर्सिंग पे डिपेंड करती है आपकी लॉन्च, ठीक है। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आप भूल जाएं कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना सक्सेसफुल होगी, क्योंकि कोई ऐसा बंदा भी होगा उसमें। सर म्यूट कर दें खुद को प्लीज, ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा भी होगा उसमें जिसने सस्ती सोर्सिंग की होगी, ठीक है, तो आप कैसे उसको compete कर सकोगे? नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार उसने मिसाल है कि आप $10 की प्रोडक्ट है, उसने $2 में सोर्स की हुई है, तो उसके पास $8 का गैप पड़ा हुआ है। चलो हार्डली शिपिंग और FBA फी काट के ना $5 हो, $5 का उसके पास गैप पड़ा हुआ है। और आप अभी जा रहे हो भाई, नए नए गए हो, आपने $5 की सोर्सिंग कर ली, ठीक है, तो $7-8 यहाँ पड़ गए, आप उसके साथ कैसे compete करोगे भाई? नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। वहां पे आप PPC चलाओगे, ठीक है। अब प्राइस प्राइस भी आपको उसके कंपटीटर अपने कंपटीटर से कम रखनी होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो गैप चाहिए प्रोडक्ट को सेल करने का। या तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी या कोई ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा, मिसाल है कि कुछ डिफरेंस हो कि बंदा आपसे बाई करे, ठीक है ना। जब चीज ही सेम है और उसकी प्राइस कम है, वो बंदा बैठा हुआ भी पुराना है, तो आप नहीं compete कर सकोगे। अगर आप उसी की प्राइस पे लगा दोगे ना तो उससे कम, उसके पास $5 का गैप पड़ा है, वो प्राइस कम कर देगा, $2 कम कर दे, आपकी तो जो भी प्रॉफिट था वो तो मिसाल खत्म हो जाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जिक्र करते हैं कि एग्रीगेटर कौन होते हैं।
ठीक है ना। एग्रीगेटर वो होते हैं जो अमेजोन मिसाल के तौर पर एक टीम्स होती हैं, तकरीबन 2000-3000 के करीब एग्रीगेटर हैं। ये वो लोग होते हैं जो ब्रांड खरीदते हैं, ठीक है, ब्रांड खरीदते हैं, उसके बाद उसकी सोर्सिंग जो है ना करके अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, वहां पे बेचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं सोर्सिंग में, इसकी मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में चले जाते हैं, ये 10-10 साल का जो है ना वो स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है ना, 10 साल का 15 साल का 5 साल का ऐसे ये स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है ना। ये एक दिन का, ये एक साल का नहीं सोचते, ये अगली प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी आप गए हो, इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे अमेजोन हो ना, जिस लिस्टिंग पे अमेजोन बैठा हुआ वहां पे आप उस लिस्टिंग को छोड़ दो। यही मसला होता है कि वहां पे आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हो। क्यों? उसने बहुत ही सस्ती सोर्सिंग की, क्योंकि उसने 5 साल या 10 साल का स्टॉक लिया हुआ, तो साफ ज़ाहिर है उसको सस्ता पड़ा है, ठीक है। तो जब सब सस्ता पड़ा है तो आप तो उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो मेनली यही चीज करते हैं कि वो 10 साल के लिए ही इन्वेंट्री ले रहे होते हैं, और उनकी प्लानिंग भी यही होती है। तो 10 साल के लिए जब वो लेंगे, एक तो ऑलरेडी उनको सस्ती मिलेगी, ठीक है, बल्क में काफी सारी चीजें ले रहे होंगे, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप उनको 5 साल गुजर गए हैं, ठीक है ना, उन्होंने $1 पर सोर्स किया था, लेकिन आप सोर्सिंग जो है ना $4 $5 पे पहुंच गई, ठीक है ना, $5 पे पहुंच गई है। आप भाई आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि $1 पे सोर्स करो, ठीक है। तो यही चीज है कि आप उसके साथ compete नहीं कर पाओगे, प्राइस उसकी वो जितना काम करे वो कर सकता है, क्योंकि उसने उसकी सोर्सिंग अच्छी है, लेकिन आपकी सोर्सिंग बहुत टाइट है। अब मिसाल है कि $4 में आपने $5 में सोर्स किया हुआ है, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है आप compete कर सकें उन लोगों के साथ। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आप जब भी सोर्सिंग कर रहे हो तो अमेजोन वाली लिस्टिंग से बचें, जहाँ जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ हो। जैसे कि कंपटीटर आप देखते हैं ना, 10 कंपटीटर हैं, उसमें कुछ FB है और वहां पे 2-3 जगह पे अमेजोन बैठा हुआ है। तो जहाँ अमेजोन बैठा हुआ वहां वाली जगह तो भूल जाए भाई, आपको रैंकिंग मिलेगी। वो प्राइस वार चला देगा आपके साथ, ठीक है ना, वो प्राइस कम कर देगा, लोग उसी से बाई करेंगे, आपसे क्या खाक बाई करेंगे, ठीक है। तो ये एग्रीगेटर का यही काम होता है कि ये ब्रांड ऑन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं भाई 10-15 साल की इन्वेंट्री ले ली और उसके बाद वहां पे चला ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका compete करना या मुकाबला करना तो बिल्कुल खत्म ही रहता है, ठीक है ना। सोर्सिंग के लिए जो हम साइट्स इस्तेमाल करते हैं वो अलीबाबा इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एक भूल गया यहाँ पे ना, ठीक है ना। alibaba.com है, DH गेट है, 1688 है, मेड इन चाइना है, और thomas.net है, और दूसरा इसमें आप लोकल सप्लायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अलीबाबा बहुत फेमस वेबसाइट है, इसमें आप मेनली ये हमको ट्रेड एश्योरेंस का बैच देता है, तो हम इनसे ही परचेज करते हैं, ठीक है ना, वरना ये 1688.com वाले ये बहुत सस्ते लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए हम अलीबाबा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सप्लायर जो है ना, ये होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री होती है, एजेंट और ट्रेडिंग कंपनी होती है, ठीक है ना। तो आप खुद अज्यूम करें, जब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन आप किसी एजेंट से लेंगे या ट्रेडिंग कंपनी से लेंगे तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वहां से अच्छी सोर्सिंग कर सकें, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करें, और इसमें अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, आगे मैं देख लेता हूँ कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं अलीबाबा पे। मैं अलीबाबा की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एक फर्ज करें मैं कोई चीज यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे है ना ड्रोन कैमरा है, अच्छा चीजें नहीं आएंगी ना, अच्छी चीजें समझाने वाली नहीं आएंगी। तो ये जी गार्लिक पेस्ट को मैंने सर्च किया है, ठीक है। तो जब आप सोर्सिंग कर रहे हो ना, आप कोशिश किया करें, कि आप जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं ना, उसी कंट्री में वो सोर्स अवेलेबल हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फिल्टर्स हैं, प्लीज खुद को म्यूट कर दें, कौन है भाई, जमान शाह प्लीज म्यूट कर दें यार।
अच्छा, यहाँ पे काफी जो है ना सप्लायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आपने अगर आप यूके में बेच रहे हैं या यूएस में बेच रहे हैं, यहाँ पे यूएस का फिल्टर लगा दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास यूएस के सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये यूएस का सप्लायर है, ठीक है, ये यूएस के सप्लायर है सारे। अभी बाकी चीजें हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे आप ट्रेड एश्योरेंस का बैच है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। भैया ट्रेड एश्योरेंस क्या चीज है, ठीक है ना। ट्रेड एश्योरेंस ये चीज है कि इसमें अगर मिसाल के तौर पर ट्रेड एश्योरेंस अमेज़न जो भी सप्लायर हैं या जो भी सेलर हैं जहाँ पे अलीबाबा के ऊपर जो ट्रेड एश्योरेंस का बैच देते हैं, मिसाल है कि अगर हम जब पेमेंट देते हैं ना, तो ये पेमेंट अलीबाबा के पास जाती है, ठीक है। इनका अलीबाबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भी अगर मैंने कोई मसला किया, कोई प्रोडक्ट खराब बनाई या जो भी इशू आया, तो आप ये पेमेंट जो है ना, जो बायर है, मिसाल है कि हम सोर्सिंग करने गए हुए हैं, तो आप उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी मनी को प्रोटेक्ट करता है वहां पे, ठीक है। अगर जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच नहीं है, आप उससे सोर्सिंग ना करें, ठीक है ना। ये आपके लिए वाजिब है कि आप अब एक सप्लायर है, उसके पास मिसाल है कि हर चीज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके पास ट्रेड एश्योरेंस नहीं है, तो भाई उसके पास नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है वो दरमियान में आपको धोखा दे दे, स्कैम कर जाए या फिर आपको तंग करे आगे जाके। तो ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर के पास तो हमारी पेमेंट जो है ना वो अलीबाबा के पास होगी। अगर वो हमारे साथ कोई इशू करता है तो हम डायरेक्टली अलीबाबा को कह देंगे कि भाई इसने हमारे साथ जो हमने इसके डिमांड की थी इसके साथ ये पूरी नहीं कर रहा और ये हमको तंग कर रहा है, तो हमारे पैसे वापस दिए जाए। वो उसी वक्त आपको पैसे वापस कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें वो अलीबाबा जो है ना वो 3% फी चार्ज करता है। वैसे दरमियान में ऐसा समझ लें कि क्या कहते हैं, उसमें प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको गारंटी देने के लिए गारंटर के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो ट्रेड एश्योरेंस जिसके पास होगा सोर्सिंग तो भाई उसी से करनी है। और दूसरा भाई यहाँ पे वेरीफाइड सप्लायर का है, ठीक है। तो वेरीफाइड सप्लायर वो चीज होती है कि अलीबाबा की टीम इसकी फैक्ट्री में जाती है, ठीक है ना। मिसाल है कि इसकी फैक्ट्री में गई है और उसने वेरीफाई किया, उसकी मशीनरी की इंस्पेक्शन की है, सारा कुछ देखा है कि हाँ भी सारा कुछ ओके है। इंस्पेक्शन करने के बाद अली बाबा ने इसको ट्रेड एश्योरेंस का बैच दिया, ठीक है ना। कि अगर जो बंदा वेरीफाइड ना हो और ट्रेड एश्योरेंस का बैच उसके पास ना हो, तो आपने उससे भाई सोर्सिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो वेरीफाइड और ये दोनों चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे यूएस में बहुत कम सप्लायर है, तो यहाँ से मैं अभी फिल्टर फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जो यहाँ पे मेन चीजें देखेंगे वो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि गुड सप्लायर कौन से होते हैं। गुड सप्लायर वो होते हैं कि जिनका मिसाल के तौर पर 80% जो है ना रिस्पॉन्स टाइम हो, और वो गोल्ड सप्लायर हो। ट्रेड एश्योरेंस वो मिसाल के तौर पर देते हों और नियर द पोर्ट हो। मिसाल है कि जब हम शिपिंग करवा रहे होते हैं ना अपना स्टॉक, तो कोशिश हमारी यही होती है कि हमारी जो पोर्ट, अगर जिस फैक्ट्री के साथ पोर्ट होगी ना, समंदर की जिसको बंदरगाह बोलते हैं, साथ होगी, तो वहां पे साफ ज़ाहिर है वहां की शिपिंग कम पड़ेगी हमको, ठीक है ना। वो हो सकती है कि वो शिपिंग कम दे हमको, तो हम कोशिश करते हैं कि जो सी पोर्ट के साथ है ना, तो हम उस फैक्ट्री को पकड़ने पहले। तुम फैक्ट्री देख रहे होते हैं, जो भी फैक्ट्री होती है उसका एड्रेस चेक करते हैं, हाँ भाई अगर फर्ज अगर नहीं मिल रहा तो हम दरमियान वाली फैक्ट्री से भी चले जाते हैं, अगर उसके रेट्स कम है, ठीक है, तो हम वो भी ले लेते हैं। और इसमें जो है ना 2 साल पुराना हो जो सप्लायर है वहाँ पे, और उसके पास 2-3 डायमंड्स हों। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायमंड्स कैसे होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देता हो, मैं मिसाल के तौर पर MOQ उसकी मिनिमम लाइक 100 यूनिट 200 यूनिट तक वो देता हो। ऐसा ना हो कि वो क्या है कि मुझसे 1000 यूनिट परचेज करो, ठीक है ना, उसकी MOQ बहुत कम हो, ठीक है। और DDP प्राइस वो अगर अफोर्ड करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो हम जैसे है ना फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर लेते हैं। भाई DDP क्या चीज़ है, और ये तीनों टर्म्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं EXW को डिफाइन करता हूँ। EXW ये होता है कि इसमें अब जो आपका होता है ना सप्लायर, वो आपकी इन्वेंट्री रेडी करता है। इन्वेंट्री रेडी करने के बाद वो वही इन्वेंट्री अपनी फैक्ट्री में रख देता है बस, ठीक है ना। वो आगे का जिम्मेदार नहीं होता, आगे उसकी फैक्ट्री से आपने उठवाना है, आगे लेके जाना है, ठीक है ना, अपना खुद की शिपमेंट करवानी है सारा कुछ, इसमें आपकी सरदर्दी होगी। EXW में FOB इसको फ्रेट एंड बोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये इसमें जो फैक्ट्री होगी
वो आपका सामान तैयार करती है और उस सामान को तैयार करने के बाद वो करीबी पोर्ट पे, सी पोर्ट पे रखवा देती है, ठीक है ना। और आगे जो है ना वहाँ का मेरे ख्याल में जो होता है ना क्या कहते हैं उसको, टैक्स वगैरह जो लगते हैं ना, तो वो वहाँ का वो पे कर देते हैं, लेकिन आगे वाली पोर्ट का जो टैक्स होता है वो आपने पे करना होता है, ठीक है। और अगली पोर्ट से आपने खुद ही उठवाना होता है, वो आप फ्रेट फॉरवर्ड रखें या जो भी रखें, ठीक है। तो ये हो गया एफओबी, लाइक वो सामान तैयार करेगा और सामान तैयार करने के बाद वो करीबी पोर्ट पे रखवा देगा बस, ठीक है। और डीडीपी होता है, तीसरी डीडीपी होती है, इसमें डिलीवर ड्यूटी पेड होता है, ठीक है ना। इसमें वो टैक्स वगैरह जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं वो सारा कुछ वही सप्लाई फैक्ट्री वाला पे कर रहा होता है, ठीक है ना, डीडीपी में। और वो बनाता भी है और साथ वाली पोर्ट पे रखवाता है, अगली पोर्ट से उठा के ना आपकी लोकेशन तक पहुंचा के आता है। वो सारी चीजों का वही जिम्मेदार होता है। मिसाल की शिपिंग भी उसकी होती है, सारा कुछ उसी का होता है। EXW में उसकी शिपिंग नहीं होती, FOB में उसकी शिपिंग सिर्फ सी पोर्ट तक होती है, करीबी सी पोर्ट तक, ठीक है ना। DDP में उसकी जो है ना अगली सी पोर्ट या आपके एड्रेस तक होती है, ठीक है। तो ये है इसके। चलें एक सप्लायर हम पकड़ लेते हैं यहाँ से कि गुड सप्लायर कौन सा है। फर्ज करें इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। इसके पास 3 जेम्स है, कम से कम दो जेम्स लाजमी। हमारा क्या क्राइटेरिया था कि भाई वो 2 साल पुराना, ये 2 साल नहीं, ये 10 साल पुराना है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये भी ट्रेड एश्योरेंस इसके पास है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और इसके पास 2-3 डायमंड्स भी थे यहाँ पे ना। ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है, ये वेरीफाइड भी है और रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब ये बाकी चीज़ें आप यहाँ पे छोड़ दें। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाकई में मिसाल है कि जो सप्लायर है ये वाला, ये कोई एजेंट तो नहीं है। 10 साल पुरानी है तो इसका मतलब कि ये एक जिसको बोलते हैं ये फैक्ट्री ही होगी। 3 इसके पास जैम्स हैं और रिस्पॉन्स टाइम इसका 98% है, मिसाल है कि बहुत अच्छा है। और इसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच भी है और बाकी सारी चीज़ें इसकी मैच हो रही हैं। बस कर दे भाई, बंद कहाँ से होगा तुम, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे किचन के रिलेटेड आइटम बेच रहा है, ठीक है ना, स्टील के बेच रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना, ये ट्रेडिंग कंपनी मिसाल है ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, ये फैक्ट्री है खुद ही, या एजेंट नहीं है ये, ठीक है। तो इनके पास सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, सारा कुछ आपने इनका खंगाल लेना कि हर तरह से खुद को जो है ना वो चेक करना है। रूम 2011-2015 पहुंचते हैं ना। कॉन्टेक्ट डिटेल इसकी चेक कर लें आप। जी ये इस सिटी में है, ठीक है ना, ये उसका प्रोविंस है, ये उसका जिप कोड है, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस आ रहा है और ये इसकी कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। अगर हम चेक कर रहे हो कि हम जैसे कह रहे थे कि ये सी पोर्ट के करीब पड़ता है कि नहीं पड़ता, हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। या इसको डायरेक्टली गूगल मैप खोल लेते हैं ना।
यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो ये पोर्ट के करीब है तकरीबन, ठीक है ना। तो ऐसा सप्लायर हमको चाहिए जो पोर्ट के करीब हो। मिसाल है कि एक बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ होगा ना बीच में, यहाँ भी चलो पोर्ट की थोड़ी थोड़ी लाइनें आ रही हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है तो साफ जाहिर है वो ज्यादा शिपिंग चार्ज करे वहां से यहाँ तक आने में। तो हम कोशिश करें कि यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ना वही हमारे जो है ना हम उससे सोर्स करें। अगर उसके पास मिसाल है वो प्राइस अच्छी दे रहा है तो साफ जाहिर है वो प्राइस भी अच्छी दे रहा होगा क्योंकि वो पोर्ट के करीब बैठा हुआ है, वहां पे बैठा होता वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करता। ठीक है, तो ये फैक्टर चेक हो गया है। सारी चीजें यहाँ से चेक हो गई इनकी। ठीक है, और अब हम इनसे कांटेक्ट कैसे करना है हमने, तो यहाँ पे एक तो मैसेज का ऑप्शन है, नहीं मैसेज नहीं, यहाँ पे है ये कॉन्टैक्ट सप्लायर है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे आप करोगे तो यहाँ पे एक जो है ना टैब खुलाता है मैसेज करने का, तो डायरेक्टली आप अपनी कोटेशन जो है ना इस वाले सेलर को या इस वाले सप्लायर को दे सकते हो। ठीक है, वो एक टेम्पलेट है वो मैं आपको दे दूंगा। मेरे ख्याल में ये बहुत स्लो चल रहा है अभी। एक तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, और दूसरा हम इनसे जो है ना वो RFQ ले सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन उसको कहते हैं, RFQ। ठीक है, मैं एक मिनट में वीडियो पॉज कर देता हूँ और एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए खुद का, क्योंकि आपने आगे प्रैक्टिस ही करनी है। यहाँ देखिए ना सबमिट RFQ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो इसमें अपनी जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो आप दे देते हो। तो इस पे आपकी जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगी वो सारी जो है ना आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगी। इसमें आप एक एक सप्लायर को कांटेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर के ऊपर कांटेक्ट जो है ना क्लिक करके यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम डालते हो, कैटेगरी डालते हो, जो भी आपकी प्राइस है, जितने मिसाल है फ्रेट ऑन बोर्ड ले रहे हो आप, DDP ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, यहाँ पे आप देख के ना यहाँ पे सबमिट करते हो। तो ये सबमिट ऐसे जैसे एक होता है ना जैसे OLX है, ठीक है ना, OLX पे आप जाके अपनी चीज लगाते हो, लोग आके जो है ना वो रेट लगाते हैं आपकी चीज का, अगर वो ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर लेनी होती तो ले लेते वरना छोड़ देते हैं। तो ये चीज होती है। इधर भी यही है कि आप यहाँ पे आके अपनी ऑफर दे देते हो, यहाँ वाली फैक्ट्री वाले आप पे आपके कॉन्टेक्ट में आपके इनबॉक्स में कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर वो अपनी कोटेशन देते हैं आपको। ठीक है, तो ये एक तो ये, और दूसरा है क्या कहते हैं इसको कॉन्टैक्ट सप्लायर से। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करके ना डायरेक्ट इनको मैसेज दे सकते हो। इसके लिए आपके पास एक ID बनानी होगी आपको। देखते हैं अगर ये मेरी ID चल जाती है तो, नहीं चल रही मेरे ख्याल में ना, चल रही है। इस तरह का आ जाएगा, ठीक है ना, इनसे कांटेक्ट कर लेना है आपने। यहाँ पे आप अपना जाके ना मैसेज जो भी है आपका, जैसे ये मेरे पास कुछ कोटेशन आई हुई है, ठीक है, इनसे जाके ना आप पर्सनली जो है ना मैसेज कर सकते हो। अगर आपने क्विक कम्युनिकेशन करनी है तो इनसे आपने इनका ईमेल एड्रेस ले लेना है, ठीक है, और या फिर स्काइप पे ले आओ, उसको व्हाट्सएप पे ले आओ। ये लोग ज़्यादातर वही चैट यूज़ करते हैं, तो आप वही चैट का नंबर उनसे ले सकते हैं, ठीक है ना, इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आपके पास आएगी भाई प्राइसिंग के लिए, ये बंदा मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि ये बंदा मुझे सोर्सिंग जो है ना वो महंगी दे रहा है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको गेमिंग चेयर की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गेमिंग चेयर कैसे सेल हो रही है, कितना में आ रही है। फर्ज करें ये गेमिंग चेयर है, ठीक है ना, तो ये $49 में आ रही है। तो अब ये आपको नहीं निगोशिएट कर रहा है, ये आपको प्राइस कम नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई इसके साथ, अब तो आपने यही कहना है कि भाई अब मिसाल के तौर पे मुझे थोड़ी सी प्राइस कम दे दो, मुझे दूसरा सप्लायर जो है ना वो प्राइस कम दे दे।
अब आपने उसको स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करना है, उसको ब्लैकमेल कैसे करना है, यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है 1688.com के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोर्सिंग है ना वो तकरीबन अलीबाबा से काफी सारे आइटम पे जो है ना वो 50% तक कम मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर $50 की है ना, वहां पे $25 से $30 की मिलेगी, या ज्यादा से ज्यादा $35 की मिलेगी। लेकिन अब इसको इसीलिए नहीं यूज कर रहे होते क्योंकि ये ट्रेड एश्योरेंस नहीं दे रहा होता, ठीक है। अभी मैं इसको 1 मिनट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेटर खोल लें, इंग्लिश को चाइनीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गेमिंग चेयर लिखें। हो सकता है कि जब आप वहां पे इंग्लिश में टाइप करते हैं ना तो वो आपको सही रिजल्ट ना दे। ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे इसका सर्च बार होगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, सर्च करें यहाँ पे सर्च बार ये ना इसकी। इधर हो रहा है। और चीज खुली हुई है मेरे ख्याल में। ये फर्ज करें कि भाई ये चेयर जो है ना आपकी चेयर से मिल रही है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे ख्याल में, तो ये सही तरह से रिजल्ट नहीं दिखा रहा। चलिए देखते हैं नीचे कुछ। हम वैसी चेयर ढूंढनी है। ये पड़ी है, ठीक है ना, 189 की है ये बिल्कुल वैसे ही है तकरीबन, ठीक है ना। आप जो चाइनीज जॉन है उसको यूएस में कन्वर्ट करके देख लें कि कितना पड़ रहा है। ये कितना है वाला 1, इधर से यार, ये फर्ज करें 189 है। ये देखिए 29 की पड़ रही है, वहां पे कितना की पड़ रही थी हमको, यहाँ पे थी 49 की पड़ रही है, ठीक है। वहां पे हमको 29 की पड़ रही है और 49 की पड़ रही है, तो तकरीबन $20 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। ये भी अलीबाबा की अपनी वेबसाइट है लेकिन चाइनीज के लिए खास तौर पे, और यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी का वो जैसे ट्रेड इंश्योरेंस वहां पे अलीबाबा दे रहा होता है ना, तो यहाँ पे वो ये नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट्स लें और उधर जाके भाई पाकिस्तानी वाले काम करें और उस सप्लायर को है ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर वो फर्ज करें नहीं मानता है तो आप उसको मैसेज करना छोड़ दें, वो खुद ही कांटेक्ट करेगा आपसे। ये पर्सनली मेरे साथ होता है, ठीक है ना। वो बाद में आ जाते हैं कि भाई आप अगर ज़्यादा लें तो हम आपको जो है ना इतना प्राइस कम कर देंगे। तो ठीक है, हम भी रिलेशन बनाना चाह रहे होते हैं, तो हमारे भी हम भी कहते हैं कि हमारे कांटेक्ट बने उनसे, तो वो फिर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता से कम कर देते हैं, ठीक है ना। वो मेहनत करनी पड़ती है, तकरीबन 10 दिन लग जाए आपको, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, ऐसे नहीं जो इसने यहाँ पे प्राइस मेंशन की ये बस आखिरी है, ठीक है ना। तो आप आपने मिसाल के तौर पर वो वहाँ पे बिल मिल रही है आपको, प्रोडक्ट जो है ना $29 की मिल रही है। अगर यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट दिखा कि $5 या $10 भी लेस करवा जाते हो ना, तो ये आपकी सोर्सिंग जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है ना। यही $10 आप वहाँ पे पीपीसी पे जाके चला सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि उनको जो है ना वो ब्लैकमेल कैसे करना है। ब्लैकमेल तो मैं नहीं कहूँगा, कि निगोशिएट कैसे करना है, ये हम खास तौर पे पाकिस्तानी ये चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई।
अब जब आपके पास मिसाल के तौर पर अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है अपनी असाइनमेंट में भी, बल्कि असाइनमेंट को अभी छोड़ते हैं, बाकी थोड़ी सी और चीज डिस्कस कर लेते हैं। जब आप एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं भी आपसे परचेज करने लगा हूँ, आप जैसे है कि आपने 20 सप्लायर को कॉन्टेक्ट करना है इधर, ठीक है ना, 20 से 25 सप्लायर को एक प्रोडक्ट के लिए, वो मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, उसकी आपने सोर्सिंग करनी है, ठीक है ना। 20 से 25 सप्लायर को कांटेक्ट करना है, उसमें से 5 बेहतरीन सप्लायर चूज करने हैं, ठीक है ना। जो 5 होंगे बेहतरीन में से बेहतरीन, आपने उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उनसे मिसाल है कि निगोशिएट करना है कि भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस दो मुझे, ठीक है। तो वो प्राइस लेनी है, वो सारा कुछ आपने लेके एक शीट होगी, उस शीट में आपने दर्ज करना है। तो जो 5 सप्लायर होंगे ना बेस्ट से बेस्ट, मिसाल है कि आप रियल सोर्सिंग कर रहे हो, तो 5 बेस्ट से बेस्ट सप्लायर होंगे ना, तो उन 5 में से आपने 5 को कहना कि भाई अपना सैंपल भेजो, ठीक है। आपके पास सैंपल आ गया भाई, आप ठीक है, अब सैंपल आ गया, आपने सैंपल को टेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेप है, जैसे सोल्यूशन टेप होती है, ठीक है, आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है 5 की। आपने देख लिया कि ये 5 भी सबसे बेस्ट है, प्राइस इनकी कम है, हर चीज इनकी मैच हो रही है, तो अब इनका सैंपल टेस्ट करना है। सैंपल आ गया आपके पास। सैंपल के लिए ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, वो आपको सैंपल भेजेगी $50 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक टिप है कि आप वहाँ पे एक बंदा या फ्रेट फॉरवर्डर का एड्रेस ले लें। अगर आप 5 से लेंगे तो आपको $250 पड़ेंगे चार्जेस, ठीक है ना, 5 सैंपल मंगवाने के। तो वहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर लें, उसके पास वो 5 फैक्ट्रियों को कहें कि वहाँ भेज दें, वो सारे 5 सैंपल इकट्ठे करके एक डब्बे में पैक करके आपको $50 से $60 में घर भेज दें। $200 आपके यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है ना। तो सैंपल भाई आपके पास आ गया, आप आपने सैंपल का क्या करना है, सैंपल की आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई बड़ी चीज लगाना चाह रहे थे उस टेप के साथ, जैसे डबल टेप होती है ना, डबल टाइप वाली, डबल साइडेड टेप होती है, ठीक है ना, वो आपने लगा दी दीवार के ऊपर और साथ में कोई चीज फोर्स डाल दी कि ये उखड़े, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये कौन सी टेप जल्दी उखड़ती है, ठीक है। जो ज्यादा देर टेप रहेगी वहां पे मिसाल है कि वो वाला सप्लायर अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका सैंपल अच्छा है। तो उसके बाद आपने उस सप्लायर को जो है ना वो ऑर्डर दे देना। ऑर्डर नहीं देना, आपने उसको कहना है कि भाई मुझे परचेज ऑर्डर दो पहले, ठीक है ना, परचेज ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर में वो सारा कुछ प्राइसेस वगैरह मेंशन होती है कि ये प्राइस है, इसमें इतना यूनिट्स मैं दूंगा और इसकी इतना शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में जो चीजें आपने ऐड करवानी, मिसाल उनके पास परचेज ऑर्डर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो आपको दे देते हैं। अगर उसमें आपने कोई चीज और ऐड करवानी हो, कोई डिजाइन ऐड करवाना हो, कोई कस्टमाइजेशन करवानी हो, ठीक है ना, तो वो वहां पे आप परचेज ऑर्डर पे ऐड करवा सकते हो, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर के बाद एक आती है परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है ना। परफॉर्मा इनवॉइस में और परचेज ऑर्डर में दोनों वैसे सेम चीजें हैं। वहां पे आप ये मेंशन करते हो कि जो परफॉर्मा इनवॉइस है ये आपको प्रोटेक्शन दे रही होती है, या आप ट्रेड एश्योरेंस में रखते हो, ठीक है ना। ट्रेड एश्योरेंस ये जब आप जाते हो ना, तो वो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देते हो, ठीक है ना। ट्रेड एश्योरेंस में ये होता है कि आप आपने कोई चीज या सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सारा कुछ आपने उसी जो है ना लेटर में या फिर परफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करवा दिया। जैसे होता है कि हम उनको कहते हैं कि हम भी 30% एडवांस पेमेंट करेंगे, बाकी हम इंस्पेक्शन के बाद करवाएंगे, ठीक है ना, ये सारा कुछ मेंशन होता है उसमें। और आप ये भी मेंशन करवाते हो कि आया कि अगर मेरी इन्वेंट्री में कोई इशू आता है तो पहली इंस्पेक्शन मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। इंस्पेक्शन होती है कि जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसके बाद हम उसको चेक करवाते हैं कि आया कि ये प्रोडक्ट ठीक है, अच्छी बनी हुई है या बुरी बनी हुई है। उसके लिए QUIMA के नाम से पता नहीं, हाँ QUIMA के नाम से है, एक वेबसाइट है, टीम वो अपनी टीम भेजते हैं वहाँ पे चाइना की फैक्ट्री में, वो जाके आपकी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर वो इंस्पेक्शन पास है तो वो आपको रिपोर्ट भेज देते हैं, वो चार्जेस लेते हैं अपनी इंस्पेक्शन करने के, ठीक है। वो रिपोर्ट भेज देते हैं कि आया कि हमने 100 आइटम चेक किया, उसमें से 10 जो है ना वो डिफेक्टिव निकले, या फिर कह देते हैं कि सारी इन्वेंट्री आपकी ठीक है, ठीक है। अगर वो डिफेक्टिव निकलते हैं तो ये आप परफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करते हैं, अगर आइटम डिफेक्टिव निकलते हैं तो ये इन्वेंट्री वो सारी जाय करेगा और उसके बाद न्यू इन्वेंट्री क्रिएट करेगा, और जो न्यू इन्वेंट्री होगी ना उसके बाद जो मैं दूसरी इंस्पेक्शन करवाऊंगा
दूसरी इंस्पेक्शन के चार्जेस ये वाला सप्लायर देगा अपना, ठीक है ना। तो ये हम वहाँ पे सारा कुछ ऐसे समझ लें कि वो हमारा एक स्टाम्प पेपर जिसको बोल लें, या फिर बाकी जो चीज़ें आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट बोल लें, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ, वो अली बाबा के पास होता है। अगर वो कोई मसला करता है तो हमारे पास वो, इसका मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम दे सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ जो भी है अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मा एडवांस होगी। सारा कुछ ओके करने के बाद आप उसको ऑर्डर दे देते हो, ठीक है ना। तो इसमें अब जब आप सोर्सिंग करवा रहे हो पैकेजिंग वगैरह की, तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो स्लाइड में रहती हैं, ठीक है ना। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। वो आपने परफॉर्मा इनवॉइस में ये भी लिखवा देना है कि जैसे होते हैं ना थैंक यू कार्ड होते हैं, खास तौर पे चाइनीज ये कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो बारकोड लगा देते हैं या अपनी ईमेल लिख देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अब आप जो है ना आपने प्रोडक्ट हमारी परचेज कर ली, आप हमको रिव्यू दो इसके ऊपर जो है ना अमेजोन के ऊपर। वो पैकेजिंग के अंदर रख देते हैं, बाहर शो नहीं होता है। अमेजोन वैसे इस चीज के खिलाफ है, ठीक है। वो पैकेजिंग मिसाल के ऊपर सील पैक है, वो अंदर वो एक जो है ना लेटर डाल देते हैं थैंक यू का, और उसके ऊपर बार कोड होता है, या फिर उनकी ईमेल एड्रेस लिखा होता है कि भाई आप 5 स्टार रिव्यू दो और हमको फिर ईमेल करो, हम आपको जो है ना $20 जो है ना वो बैक कर देंगे, या $50 आप पैसे दे देंगे पेपॉल में, ठीक है। 5 स्टार रिव्यू दो, उसके बाद हमसे पैसे लो। तो और आप इसमें थैंक यू कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे है कि परचेज कर लिया उसने और उसके बाद आपने जो है ना थैंक यू के लिए भेज दिया, या फिर आपको इंस्ट्रक्शन पेज होता है जैसे होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। सारा कुछ उसमें डालने के बाद कोई पैकेजिंग आपने सेट करवानी है, कस्टमाइज पैकेजिंग करवानी है, वो भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई, चलो इसको छोड़ दें अभी। जो अब आपकी असाइनमेंट है, ठीक है ना, आपने एक प्रोडक्ट जो अभी एक मैंने यहाँ पे निकाली हुई है फ्रैंक पैन, ठीक है। तो इसमें आपने बजट कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है ना, कि कितना बजट रिक्वायर्ड है, और दूसरा इसको सोर्स करना है अलीबाबा से। एक शीट में अभी आपको दे रहा हूँ, वो आपने फिल करनी है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है कि आप देख लें अभी। यहाँ पे तो आपने वही शीट बनानी है जैसे आपने अभी बनाई है, ठीक है ना, इस वाली शीट में, ठीक है। तो ये तीनों शीट्स मैं ये वाली शीट आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो अपनी जो चीज़ भी थी जैसे अभी आप लोगों ने बनाई है, जितने लोगों ने भी बनाई है, बाकी लोगों को भी अल्लाह पाक तौफीक दे के बनाए, बाकी लगता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली शीट आपने बनानी है, और दूसरा आ जाना है आपने बजट वाली शीट पे, ठीक है ना। बजट को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये बजट कैलकुलेशन शीट है जहाँ पे हम अपनी लॉन्च का बजट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ ये जो येलो कलर वाले खाने हैं ना इनको छेड़ना है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, वरना ये इसके अंदर फार्मूले लगे हुए ये सारा खराब हो जाएगा। फर्ज करें कि मैं अभी यहाँ पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है, जो फ्राइंग पैन है वो $2 पड़ रही है, ठीक है ना। शिपिंग कॉस्ट उसकी $1 है, ये $2 कर देते हैं, ठीक है ना। अमेजोन FBFE ये भी आपको मैंने बताई थी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिसाल है कि उसकी अमेजोन FBFE $3 है, ठीक है। ये 3% ट्रेड एश्योरेंस का ये है, ठीक है ना। ये इसको ऐसे ही रहने देना। अगर आपको किसी और जगह से परचेज कर रहे हो, या फिर एक कोई एजेंट आपने हायर किया हुआ, उसने कहा मैं इतना कमीशन लूंगा, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट यहाँ पे आपने दे देनी है कि आप फर्ज करें कि आप $10 में सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे खुद ब खुद नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट देखिए, खुद ब खुद उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया कि आपका $2.70 जो है ना ये प्रॉफिट है, और ये तकरीबन 27% प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि एवरेज मंथली सेल डालनी है यहाँ पे। समझ लें कि आप कंपटीटर जो है ना, जो मेन कंपटीटर है, जो एस्टिमेशन है उसकी सेल जो इधर हीलियम 10 में आ रही है, जहाँ भी आ रही है, ठीक है ना, या फिर जो टॉप 10 सेलर हैं वो कितना एवरेज मंथली सेल निकाल रहे हैं। फर्ज करें वो 1000 यूनिट सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमको कितनी इन्वेंट्री चाहिए भाई, हमको 2 माह की इन्वेंट्री चाहिए या 1 माह की चाहिए। 1 माह की चाहिए होगी तो ये देखें 2000 बन गया,
अगर आपको 2 माह की चाहिए ना, सॉरी, तो यहाँ पे आप 2 माह लगा देंगे, ये मंथ है, ठीक है ना, 2 मंथ लगा दे तो ये 4000 बन गया, ठीक है। ये भी हम 2 माह की इन्वेंट्री क्यों कह रहा हूँ मैं, जब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम रैंकिंग के वक्त हमारे जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना, लेकिन अगर हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो भाई काम खराब हो जाता है, फिर हमको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि चाइना से इन्वेंट्री आती है तो मैन्युफैक्चरिंग करते तकरीबन 2 माह लग जाते हैं, या 45 दिन या 30 दिन लग जाते हैं, आते आते 1-1.5 माह लग जाता है, ठीक है ना, तो तकरीबन 65 दिन का गैप होता है उसमें। तो हम कोशिश यही करते हैं कि 2 से 3 माह, कम से कम 3 माह की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसकी एवरेज निकाल ली कि कितना सेल्स हो रही, वो एवरेज आपने निकाल लेनी है, ठीक है ना। जंगल स्काउट में जाके आप वहां से भी निकाल सकते हैं आप, या फिर जितना सेलर है टॉप 10 सेलर की सेल कैलकुलेट करके उनके एवरेज निकाल लें, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये ऊपर से इनको नहीं छेड़ना, ये खुद कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। कोई और एक्सपेंस है आपका, जैसे आपने 2000 यूनिट मंगवाए हैं, ठीक है ना, अमेजोन कहता है मेरे वेयर हाउस में 1000 यूनिट है बस, ठीक है ना, तो 1000 यूनिट आपने 3PL में रखना है। 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं, जो आपको वेयर हाउस की सर्विसेज देते हैं, या फिर वेयर हाउस की सर्विसेज समझ लें, ठीक है ना। तो वहां पे आपने अपना स्टॉक रखवाया है उनके वेयर हाउस में, तो अगर उन पे कोई चार्जेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। मिसाल है कि उन्होंने कहा कि हम भी $500 लेंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। आपने 5 सेलर से सैंपल मंगवाया, ठीक है ना, जितने के भी सैंपल थे वो आपने यहाँ पे डाल देने। बाज़ सप्लायर जो है ना वो फ्री सैंपल तो फ्री देते हैं, लेकिन शिपिंग के चार्ज दे रहा होता है, ठीक है ना, वो भी आपने यहाँ पे देखना है। फोटोग्राफी कॉस्ट है यहाँ पे, जो इमेज हम बनवाते हैं वो इमेजेस की कॉस्ट यहाँ पे आप रैंडमली डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो कॉस्ट, ये पीपीसी के लिए हम डालते हैं, ठीक है ना। पीपीसी का बजट, ये भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी लॉन्च बन रही है ना 10,000 की, ठीक है ना, 10,000 की लॉन्च है, तो आप तकरीबन 6,000 अपना मार्केटिंग के लिए बजट रखिए। तकरीबन 60% आपका टोटल बजट का जो है ना, वो लॉन्च का जितना बजट है 60% बजट आपने अपनी वो एड्स के लिए या मार्केटिंग के लिए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे 15,000 है, तो इसको मैं रैंडमली वैसे 4,000 5,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। फेसबुक ऐड के लिए अब वैसे तो हम यूज नहीं करते, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। वो मैनी चैट वगैरह के थ्रू हम करते हैं, ये हम रैंकिंग वाले चैप्टर में हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। फेसबुक ऐड की कॉस्ट आप फर्ज करें कि आपकी $300 लग रही है, ठीक है ना, तो ये आ गई यहाँ पे। और गिव अवे ये CPR 8 डेज मैंने वहां पे आपको बताया था कि भाई कितने कीवर्ड पे आप रैंक हो रहे हो। एक कीवर्ड का फर्ज करें कि 10 है, 10 CPR है, ठीक है, और अब आप 5 कीवर्ड पे रैंक हो रहे हो, 5 का 10 है, ठीक है ना, 5 का 10 हो गए, ये बन जाएंगे 50, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दो कि फर्ज करें कि भाई 50 गिव अवेज मेरे बन रहे हैं, ठीक है ना, तो ये डाल दिया यहाँ पे। हीलियम 10 आपने लिया है भाई, हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन कॉस्ट $97 की है, मैनी चैट है, ठीक है। ये हम मैनी चैट को आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। ये भाई हम हमारे पास अब बजट कितना बन गया है, अभी टोटल बजट ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि 15,000 है। भाई मेरे पास तो 10,000 है, ठीक है ना, फर्ज करें मेरे पास 10,000 है, तो ये कहेगा कि भाई अभी 5,000 का और गैप है, 5,000 और लाओ तो आप ये लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना, वरना ये आप लॉन्च नहीं कर सकते हो। या आपके पास 20,000 का बजट है, ठीक है, 20,000 का बजट है, तो आपके पास ये देखिए आप, ये तो 2 लाख हो गया यार, हो गया ना, वो तो नहीं है, हाँ 20 हो गया। ये देखिए 4,000 अब आपके पास बच रहा है, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को अगर लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो 15,000 का बजट मेरे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सारा कुछ वो आपको सप्लायर देगा, ठीक है। एक तो आपने ये वाली शीट फिल करनी है, और दूसरा इसकी बजट कैलकुलेशन शीट बनानी है, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि आपने सप्लायर का डाटा पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर 1 मैंने कहा कि 25 सप्लायर से आपने कांटेक्ट करना है। 25 सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद आपने जो है ना 5 का डाटा इधर पुट करना है। ये अभी एक शीट बनी हुई है, ठीक है ना, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अगर मुझसे हो जाता है तो कॉपी करते हैं, ठीक है ना। मैं इधर आके ना इसको पेस्ट कर, ये देखिए यहाँ पे दूसरा बन रहा है, इसको 2 नंबर कर दें, ठीक है।
इसी तरह आपने यहाँ पे 5 बनाने हैं, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पहला तो ये है कि सप्लायर नंबर 1 है। ये सप्लायर का नाम क्या है भाई, ये अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। हमने इसकी एग्जांपल ली हुई थी एक गार्लिक की। चलें इसको खोल लेते हैं। तो ये इसका नाम है, ठीक है ना, सप्लायर का नाम है यहाँ पे। अभी आप जाना चाहें तो इसकी डायरेक्ट जो है ना प्रोफाइल में भी जा सकते हैं अंदर। ये क्या खुल गया है भाई, मैंने वहां से गार्लिक प्रेस को लगा, यहाँ भी वही है। ठीक है, अब ये आ गया है भाई, इसको खोल लें आप यहाँ से, और सॉरी इसकी है ना लिंक खोल लें ना। ये इसका नाम है, इसके नाम को कॉपी करें और उसको नाम वाले खाने में डाल दें यहाँ पे, ठीक है ना। सप्लायर का नाम क्या है, उसके बाद आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है, लिंक यहाँ पे डाल दें। लोकेशन इसकी क्या है भाई, लोकेशन इसकी यहाँ से कॉन्टेक्ट से निकलेगी, ठीक है ना। सॉरी ठीक है ना, ये इसकी लोकेशन आ गई है। और ये अगर वहां से कंपनी नेम नहीं कॉपी होता तो यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो ये आ गया, गोल्ड सप्लायर है कि ठीक है कि नहीं है, इसको आप चेक कर लेते हैं कि ये ट्रेड इंश्योरेंस है लेकिन ये गोल्ड सप्लायर नहीं है, ठीक है ना। गोल्ड सप्लायर को आप चलो, इसके लिए आपके पास जो है ना वो रियायत है, अगर गोल्ड सप्लायर हो तो वेल एंड गुड, यहाँ पे गोल्ड का ऑप्शन आ रहा होता है ना गोल्ड सप्लायर के लिए, ठीक है। और ये कितने सालों से है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे गोल्ड खुद कितने सालों से है वो भी आपने वहाँ पे मेंशन कर देना कि 10 सालों से, कितने सालों से है, ये तो 14 सालों से है, ठीक है ना, 14 सालों से है। और नंबर ऑफ डायमंड इसके पास कितने हैं, ये रिस्पॉन्स टाइम इसका कितना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे हमने देख लिया था इसका 98% है, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ये नंबर ऑफ डायमंड्स हैं, ठीक है ना, 3 डायमंड्स हैं इसके पास, ये ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी है या मिसाल है कि एजेंट है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपने दे देना है, नंबर ऑफ डायमंड्स 3 है, डायमेंशंस ये आपको वो खुद देगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, वेट प्रोडक्ट का कितना है ये भी वो खुद देगा, पैकेजिंग का भी वो खुद बताएगा, प्राइस पर मिसाल के तौर पर पीस कितना दे रहा है, EXW की प्राइस क्या दे रहा है, FOB की क्या दे रहा है, DDP की क्या दे रहा है, ठीक है ना। 100 यूनिट की कितना प्राइस दे रहा है और यहाँ पे 300 यूनिट की कितना दे रहा है, ठीक है। तो 100 यूनिट की कम, 1000 यूनिट की कितना है ये, और 3000 यूनिट की कितना है, ये दोनों को कंपेयर कर लेना है। अगर मिसाल है कि वो DDP की प्राइस बहुत ज्यादा दे रहा है और EXW की कम दे रहा है या FOB की कम दे रहा है तो आप फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर लें, ठीक है ना, फ्रेट फॉरवर्डर की कॉस्ट डाल दें। मैन्युफैक्चरिंग टाइम उसका कितना है, ये सारे जवाब आपको वही देगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीसेस पर मास्टर कार्टन, बड़े डब्बे में कितना वो यूनिट डालेंगे, ठीक है ना। मास्टर कार्टन का वेट कितना होगा, शिपिंग टाइम इसका कितना होगा, और ये शिपिंग मूड इसका क्या होगा कि ये बाई सी करेंगे या फिर बाई एयर करेंगे, ठीक है ना। कैन सप्लायर टेक केयर ऑफ शिपिंग, मिसाल है कि वो DDP दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ये दे रहा है तो यस है इसका मतलब। इफ सप्लायर नॉट ऑफरिंग शिपिंग तो यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर की कॉस्ट आपने डाल देनी है। फ्रेट फॉरवर्डर वो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं जहाँ से हम जिनको हम स्टॉक अपना दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, सैंपल कॉस्ट कितना ले रहा है, ये $50 ले रहा है, और सैंपल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 1 वीक की है, और सैंपल शिपिंग टाइम इसका 10 दिन का है, ठीक है ना। सप्लायर का ईमेल वगैरह है तो वो दे सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन इसमें डालनी है तो वो भी वो आपको बता सकते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आपने असाइनमेंट के लिए एक तो ये वाली शीट बनानी है, ठीक है ना, और दूसरी ये शीट बनानी है, और तीसरा ये सोर्स करना है। 25 सप्लायर को कांटेक्ट करना है आप लोगों ने, 25 में से 5 का डाटा यहाँ पे डालना है। तो मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, ठीक है ना, तो उसको उसी तरह डिजाइन करके ना अपना यहाँ पे हेलो यूर नेम आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपने यहाँ पे खुद को बॉस नहीं शो करवाना, आपने कहना कि भाई मैं मैनेजर हूँ, ठीक है ना, मैं मैनेजर हूँ, मुझे कंपनी ने कहा मुझे सोर्सिंग करके दो, ठीक है ना। अगर आप बॉस बन के जाएंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छी तरह वो जिसको बोलते हैं वो बॉस वाली प्राइस ही देंगे। जैसे बंदा बड़ी गाड़ी में जाता है ना कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ पे प्राइस ज्यादा होती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ऐसी गरीब बन के जाए तो वो कम प्राइस देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं इसको उठा के ना यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना, ये कॉपी पेस्ट कर लेना होता है, ठीक है। इधर आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट का नाम क्या है वो दे देना है, ठीक है ना, साइज दे देना है, डायमेंशन दे देनी, कलर दे देना है, सारा कुछ, और यहाँ पे यूनिट्स मेंशन कर लेने आपने, और यहाँ से जो भी चीजें हैं वो आपने इस वाली शीट से भी देख लेना है, जो यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है ना, तो वो चीजें भी आपने इधर मेंशन करके सप्लायर से कांटेक्ट करना है। इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अगर आप वो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू उसको कांटेक्ट सप्लायर करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जाके कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पे वो वाली टेम्पलेट जो है ना पेस्ट कर दें और उसको सेंड कर दें, ठीक है। फर्ज करेंगे यहाँ पे मैंने इसको जैसे है कि मैं फर्ज करें इसको, ये मेरी टेम्पलेट है, ये तो नंबर नाराज होंगे फिर, ठीक है, ये मेरी टेम्पलेट है, यहाँ आप आके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये खुद ब खुद आपको जवाब देंगे, और यहाँ से आप क्या है सबमिट RFQ के थ्रू भी आप अपनी कोटेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। यहाँ पे टाइटल दे दें उसका, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे कोट करके ना सबमिट करवा दें, तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें थी बस, ठीक है ना। ये टेम्पलेट भी मैं शेयर कर दूंगा और ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था आप आज का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था सोर्सिंग का। अगर आप मिसाल है कि सोर्सिंग करने में माहिर हो जाते हैं ना, तो खाली सोर्सिंग से ही आप जो है ना अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, $2000-3000 सिर्फ सोर्सिंग से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको ये बहुत इजी चीज़ है, इसको दिल लगा के करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। जी भाई, आप आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब आप कर सकती हैं इस टॉपिक या असाइनमेंट के लिहाज से, किसी तरफ से भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लेते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी वो जो शीट में ना कुछ ऑप्शन हैं फ्रेट फॉरवर्ड के या कुछ और हैं, जो अभी तो हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे। फ्रेट फॉरवर्ड से अभी तो बात नहीं करेंगे भाई, आप आपकी 7 दिन के अंदर की ये असाइनमेंट है, आपने सप्लायर से कांटेक्ट करना है भाई, 25 सप्लायर से, और जो आपकी चैट के स्क्रीनशॉट्स होंगे ना, स्क्रीन आपने अपनी असाइनमेंट में नीचे डालने हैं, ठीक है ना। अब आप मिसाल है कि वो शीट यही है ना, इधर आप डाल लें सारे सप्लायर की जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। यहाँ पे सप्लायर 1, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। नहीं शेयर, एक मिनट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है ना, तो अब आपने यहाँ पे ये शीट अभी आपने बना ली है, यहाँ पे ये तो मेन शीट होगी आपकी, ये चाहे मिसाल है कि ये स्क्रीनशॉट्स वाली है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सप्लायर 1 का स्क्रीनशॉट यहाँ दे देना है, सप्लायर 2 का यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना, सप्लायर 3 का यहाँ पे दे देना है, जो आपने वहां उसके साथ जो चैट की है, ठीक है ना, वो चैट के स्क्रीनशॉट आपने मुझे देने हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के ना ये अपने ये पूरी शीट मुझे ईमेल करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है जी। और कोई किसी क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक सर, कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ सर, शुएब भाई एक सवाल था आपसे। जी जब हम प्रोडक्ट वैलिडेशन में जाते हैं
तो उसमें जी। मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स की हमें डाटा निकालना होगा? और दूसरा यार सवाल ये है देखें, कि जी जी, पहले इसका देख लें, बाद में दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए भाई, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके पास 10 कीवर्ड हैं, फर्ज करें 10 कीवर्ड हैं, ठीक है, उस पर कंपटीशन बहुत है, ठीक है, तो आपके लिए रूम कम है, ठीक है ना, आप वहां पे अच्छी सेल नहीं ग्रैब कर सकोगे। जिस मार्केट के दरवाजे थोड़े होंगे ना, वहां पे बंदे थोड़े एंटर होंगे और थोड़ी, जिस मार्केट के दरवाजे ज्यादा होंगे ना, जो सेल्स चैनल्स हैं, सेल्स चैनल जिस प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे उसकी सेल ज्यादा होगी, प्रोडक्ट के ज्यादा होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि बस 5-10 कीवर्ड है, कोई 5-10 कीवर्ड वाली आपको क्या सेल देगी फिर? सही बात है। तो दूसरा सवाल ये मेन था, वो ये था कि एक प्रोडक्ट कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर सकती है? भाई जितने कीवर्ड उस सारे बढ़ा सकते हो आप। मैक्सिमम हम 5000 कीवर्ड डाल सकते हैं। यार आप जब रैंक करवाते हैं ना, जब रैंक का फार्मूला है, ठीक है, हम पहले पहले उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ते हैं, ये इसको रैंकिंग उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रैंक पहले पहले जो है ना, वो जिन पे कंपीटिंग प्रोडक्ट कम होते हैं, ठीक है ना, तो वो कीवर्ड हम पकड़ते हैं और उन पे पीपीसी चलाते हैं, उन पे पहले उनसे रैंक होने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रैंकिंग आती जाती है, तो फिर हम अपना मेन कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो मेन कीवर्ड से रैंकिंग जब आने लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पिछले जो पीछे वाले कीवर्ड पड़े होते हैं ना, वो भी रैंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। असल में शुएब भाई, मैं एनालाइज कर रहा था ना वैलिडेशन में, जी जब मैंने कीवर्ड्स किए ना इसमें 50, तो कंपटीशन काफी हाई हो गया। जब मैंने कीवर्ड्स को बढ़ाया, मैंने उसको 100 पे ले गया, तो कंपटीशन उसका कम हो गया। यही चीज ये है ना चीज मैंने जी, जितना ज्यादा ये चीज मैंने एसेस अब की यार, है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। जी अब मैं यही कह रहा हूँ कि एक कीवर्ड होगा, मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है, और इसी हाँ। कीवर्ड में कितने लोग बैठे हुए हैं, साहब जरा बहुत कंपटीशन हो गया ना फिर, हैं? सही तो बात है। ये मेन 2000 मेन कीवर्ड कीवर्ड पे है ना, तो ज्यादा कंपटीशन होगा। एक कीवर्ड पे तो आपका रूम ही नहीं बन रहा है ना, जब ज्यादा कीवर्ड होंगे ना, वहां पे थोड़ा बहुत आपको रूम बन रहा होगा, ठीक है ना, कोई गैप बच रहा होगा, कोई बंदा जो है ना जगह छोड़ रहा होगा, तो आपने उस जगह पे घुस जाना है, ठीक है। तो ये होता है एक कीवर्ड वाले पे भाई, ये 10 कीवर्ड वाले पे कुछ भी कुछ लगता है, फिर वहां पे कंपटीशन ही होगा फिर। किसी और भाई का क्वेश्चन हो? और आप बताएं कि आपको समझ आई है? आज की क्लास तो वैसे इजी थी, निशान भाई बहुत इजी है थी सर। ना? जी आज की टेक्निकल क्लास थी, अच्छी रहेगी आज बहुत, माशाल्लाह जबरदस्त। टेक्निकल नहीं थी यार, इजी थी बिल्कुल। टेक्निकल तो इसमें कोई चीज थी नहीं, पीछे पीछे तो टेक्निकल थी। अच्छा, किसी और भाई का क्वेश्चन हो? खत्म हो गया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, ये जो सप्लायर से डाटा कर लेना है, वो किस कीवर्ड का लेना है, किस हाँ यार, प्रोडक्ट वो का लेना है? आपको नहीं बताया मैंने? अच्छा, ये फ्राइंग पैन है, नहीं बताया अभी। फ्राइंग पैन है ये, फ्राइंग पैन। हाँ फ्राइंग पैन है ये भाई, नोट कर लें आप, फ्राइंग पैन। उसमें जो आप जो ठीक हो गया, जो आप शीट्स बनाई हुई है आपने सेंड करनी है, उसमें पहले जो एक वाटर बॉटल का दिया हुआ है, जबकि हमने आपका सैंपल एज ए वाटर बॉटल दिया हुआ है, हमने सबने डिफरेंट ही सर्च किए थे। यार अब हर वो किसी ने वाली शीट डिफरेंट किया था, पहले नहीं अब बनानी, आपने सबने एक ही असाइनमेंट पकड़नी है, ठीक है ना, एक ही कीवर्ड पकड़। वो पहली शीट तो नहीं बनानी ना हमने। अब नहीं नहीं, सिर्फ फ्रैंक पैन को ही आपने सोर्स करना है, सिर्फ उसकी ठीक हो गया। फ्रैंक पैन की बनानी है आपने, बजट कैलकुलेशन भी फ्रैंक पैन की करनी है, सोर्सिंग भी फ्रैंक पैन की करनी है, जी ठीक है ना। ठीक है जी। आज बड़ा मजे का काम है आप लोगों का। जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, मजे के। हाँ, बाकी किसी और भाई का क्वेश्चन हो तो वो करे यार, यार परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल इजी काम है, बस करोगे तो आएगा। किसी और? अच्छा शुएब भाई, एक और क्वेश्चन था मेरा। जी जब हम प्रोडक्ट वैलिडेशन करते हैं,